दोस्तों आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी और इस सामुदायिक रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम एक तरफ समुदाय और समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे, उनकी समस्याएं और उन समस्याओं का समाधान आप तक लेकर आते रहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। और ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर प्रीति बोरा, और इनकी जानकारी का जो विषय है वो है शल्य चिकित्सा और जलने की स्थिति में आहार नियोजन। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की शल्य चिकित्सा हो रही है या फिर कोई व्यक्ति किन्हीं वजहों से जल गया है, झुलस गया है, तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह से उसका आहार नियोजन या फिर उसकी आहार प्रणाली होनी चाहिए, डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, जिससे कि वो जल्द ही इस परिस्थिति से निकल सके, ठीक हो सके। ये सारी जानकारी आपके लिए लेकर आई हैं डॉक्टर प्रीति बोरा। तो दोस्तों पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। 91.2 मेगाहर्ट्ज हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति बोरा, गृह विज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। साथियों, आज मैं आपको जलने की अवस्था में तथा शल्य चिकित्सा की अवस्था में कैसे हम आहार नियोजन करते हैं, किस प्रकार का आहार हमें शल्य चिकित्सा में और जलने की अवस्था में जरूरी होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले शल्य चिकित्सा में किस प्रकार हम आहार लें इसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जिकल कंडीशंस, किसी भी ऑपरेशन या कोई भी जो सर्जरी वगैरह जो होती है उसकी अवस्था में या उससे पूर्व या उससे पश्चात किस प्रकार का आहार नियोजन हमें करना चाहिए, जिससे कि जो रिकवरी हो वो अच्छी हो, स्पीडी हो और व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो उत्तम बना रहे। हालांकि शल्य चिकित्सा की जटिलताओं का प्राथमिक बीमारी और ऑपरेशन की प्रकृति से सीधा संबंध है, परंतु यदि जो रोगी है पहले से कुपोषित है या उसका आहार ढंग से वह नहीं लेता, तो वह इन जो गंभीरताओं को, शल्य चिकित्सा की गंभीरताओं को बढ़ा सकता है। तो शल्य चिकित्सा से जो पूर्व पोषण होता है, जिसको हम प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन बोलते हैं, विशेषकर मध्यम और गंभीर रूप से कुपोषित रोगियों के लिए यह बहुत लाभकारी है। तो किस तरह पूर्व पोषण संबंधी देखभाल करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। किसी भी रोगी में ऑपरेशन के पश्चात स्वास्थ्य स्तर में सुधार और पुनः सामान्य जीवन जीने की संभावना उसकी शल्य चिकित्सा से पूर्व तथा पश्चात की पोषण संबंधी देखभाल पर निर्भर करती है। जब जो ऑपरेशन होता है यदि आकस्मिक परिस्थितियों में करा जाए तो अलग बात होती है, क्योंकि उस स्थिति में अगर पूर्व से पोषक तत्वों का पूर्ण रूप से भंडारण नहीं हुआ हो शरीर में या अच्छे से न्यूट्रिशन ना लिया गया हो तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। परंतु अगर जो शल्य चिकित्सा है वह योजनानुसार करी जा रही हो, तब उस स्थिति में रोगी का उपयुक्त स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु कई उपाय किए जा सकते हैं। तो पूर्व का आहार इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि ऑपरेशन के दौरान और उसके कुछ समय बाद तक शरीर में उसका भंडारण उचित रहे, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन के कुछ समय पश्चात तक व्यक्ति मुंह से खाना लेने में असमर्थ रहता है। तो अगर शरीर में पोषक तत्वों का भंडारण उचित रूप से होगा और सारे के सारे न्यूट्रिएंट अगर ऑप्टिमम अमाउंट में होंगे शरीर में, तो जो लॉस होता है बॉडी को, जो न्यूट्रिएंट लॉस होता है वह कम से कम होगा। शल्य चिकित्सा के लिए तैयार रोगी का शारीरिक भार बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। और लिवर में जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं, ग्लाइकोजन जो हमें हमारे खाना ना लेने की स्थिति में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसका जो भंडारण होना चाहिए वो उचित रूप से होना चाहिए। एक पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बॉडी में होना चाहिए तथा जो मिनरल्स और विटामिन हैं उनकी कमी शरीर में नहीं होना चाहिए। और यदि अनीमिया का प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन से पहले उसे सुधारना चाहिए। और अगर मधुमेह है तो बहुत जरूरी है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। आमतौर पर शल्य चिकित्सा से कुछ घंटे पूर्व, लगभग 8 घंटे पूर्व रोगी को मुंह से खाना न लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर शल्य चिकित्सा के दौरान रोगी के पेट में कुछ होगा, खाना होगा, तो वह वमन के रूप में या वॉमिट के रूप में बाहर आ सकता है। तो पेट में मौजूद किसी भी तरीके का कोई खाद्य पदार्थ बाद में शल्य चिकित्सा में जो ऑपरेशन होता है उसमें किसी प्रकार की बाधा डाल सकता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि
व्यक्ति का पेट पूर्ण रूप से खाली रहे। अब शल्य चिकित्सा के पश्चात पोषण संबंधी देखभाल कैसी करी जा सकती है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर न्यूट्रिएंट का जो भंडारण है वह उचित रूप से है बॉडी में पहले से ही, तो जो पश्चात की पोषण संबंधी देखभाल है उसमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। परंतु यदि पहले से व्यक्ति कुपोषित है या पोषण पर्याप्त रूप से नहीं ले रहा है, तो उस स्थिति में बहुत जरूरी है कि पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि शल्य चिकित्सा के दौरान भी शरीर से हानि काफी बढ़ जाती है। भोजन के सेवन में एकदम कमी आ जाती है या कभी कभी बंद हो जाता है भोजन मुंह से लेना। तो ऐसी स्थिति में शरीर को कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो टिश्यू लॉस होता है, जो सेल लॉस होता है, उसको वापस बनाने के लिए, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए बहुत जरूरी है कि प्रोटीन का उचित मात्रा में सेवन हो और ग्लाइकोजन का भंडार खत्म ना हो, जिससे कि बॉडी को रेगुलर जो एनर्जी है वो मिल सके। आहार में प्रोटीन की मांग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऊतकों का निर्माण जल्दी से जल्दी होना जरूरी होता है, घाव भरने जरूरी होते हैं। और प्रोटीन इसलिए भी जरूरी है ताकि हड्डियों का पुनर्निर्माण हो सके, व्यक्ति इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो, एंटीबॉडीज और जो ब्लड सेल्स हैं, हॉर्मोन्स हैं और एंजाइम है, उनका प्रॉपर निर्माण हो सके और बॉडी में वसा का परिवहन हो सके। ऑपरेशन के बाद तरल पदार्थों की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि शरीर से ब्लड लॉस होता है, उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है व्यक्ति को, घाव का रिसना हो सकता है, बुखार आदि में। इन सब चीजों की वजह से शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में जल का निष्कासन हो जाता है। जरूरी है कि शरीर में तरल पदार्थों की जो मात्रा है वो प्रॉपर बनी रहे। विटामिन में विशेषकर ए और सी की जरूरतें बढ़ जाती हैं ताकि ऊतकों का पुनः निर्माण हो सके। और कई स्थितियों में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की भी जरूरत बढ़ जाती है, जैसे राइबोफ्लेविन और नियासिन, क्योंकि कुछ बॉडी के मेटाबॉलिज्म में कुछ कोएंजाइम्स हैं जिनका फॉर्मुलेशन इन विटामिन की वजह से होता है। विटामिन के की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉट में काम आता है, रक्त के थक्का बनाने में काम आता है। तो ज्यादा ब्लड लॉस की स्थिति में विटामिन के की कमी होने पर ब्लड लॉस बढ़ सकता है, इसलिए विटामिन के की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और खनिज लवण विशेषकर कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और क्लोराइड की जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर से भारी मात्रा में ऊतकों तथा पानी का नुकसान होता है। तो किस प्रकार से आहार नियोजन किया जा सकता है शल्य चिकित्सा में, इसके बारे में आपने जाना। और जो कुछ समय तक शल्य चिकित्सा में जैसे मुंह से आहार ना लिया जाए तो उसमें नली द्वारा आहार दिया जाता है। नली द्वारा जो आहार होता है वह कुछ फॉर्मुलेशंस होते हैं जो बाजार में मिलते हैं, उनको नली के माध्यम से शरीर में पहुंचाया जाता है। और कुछ विशेष स्थितियों में जहां पर व्यक्ति की जो फूड पाइप या ग्रास नली में अगर रुकावट है तो उसमें डायरेक्ट पेट की सतह पर भोजन पहुंचाया जाता है, जिसे गैस्ट्रोस्टोमी कहते हैं। और इसमें भी कुछ बाजार में मिलने वाले मिश्रण होते हैं जिनको दूध या पानी में मिक्स करके नली के माध्यम से सीधे उधर की सतह में पहुंचाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को न्यूट्रिशन मिलता है। तो जरूरी है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में व्यक्ति एक अच्छा भोजन ले, जैसे जो मैंने विटामिन और मिनरल बताए जिनकी कमी हो सकती है उनकी कमी को पूरा करे। एक अच्छा संतुलित आहार व्यक्ति को जल्दी से जल्दी रिकवर होने में शल्य चिकित्सा के बाद मदद करता है। और तरल पदार्थों का प्रॉपर मात्रा में जो होता है वह सेवन होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति की जो शरीर का जो जल का लॉस है वो अच्छे मात्रा में पूरी हो सके। तो ये तो था शल्य चिकित्सा की अवस्था में आहार नियोजन। अब हम जलने की अवस्था में आहार नियोजन के बारे में बात करेंगे। जलने की स्थिति सीधे तौर पे कहा जा सकता है जब शरीर में अधिक गर्मी के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है, आग के कारण या किसी भी वजह से, रेडिएशन के द्वारा या किसी रसायन के द्वारा, तो उसको जलने की स्थिति कहा जाता है। कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? जलने की स्थिति को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली डिग्री, दूसरी डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न्स। फर्स्ट डिग्री बर्न जो होते हैं उनमें शरीर की सिर्फ सतह 15 से 20% सतह क्षेत्र प्रभावित होता है। इसमें त्वचा की जो बिल्कुल बाहरी लेयर होती है वो प्रभावित होती है। और इस जलने की स्थिति को दर्द और रेडनेस जो लालिमा हो जाती है उससे पहचाना जा सकता है। सेकेंड डिग्री बर्न में शरीर का 20 से 40% भाग जल जाता है। इसमें जो जलने का विस्तार होता है वो त्वचा की दूसरी परत तक हो जाता है और इसमें लालिमा, दर्द और फफोले हो सकते हैं। जो थर्ड डिग्री बर्न्स होते हैं उसमें शरीर की 40 से 50% की सतह क्षेत्र प्रभावित होती है। इसमें शरीर त्वचा की अंदरूनी और बाहरी दोनों ही सतह प्रभावित हो जाती है, जिससे कि अंतर्निहित हड्डियों और मांसपेशियों तक
नुकसान पहुंचता है। और इस स्थिति में जो जली हुई सतह होती है वह पीली प्रतीत होती है। आमतौर पर तीसरे डिग्री के जो बर्न होता है उसमें दर्द नहीं होता, क्योंकि दर्द का सेंसेशन करने वाले तंत्रिका जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, वो जल जाते हैं और इस वजह से व्यक्ति को दर्द का आभास नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आहार प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है? इसमें भी अगर ज्यादा डिग्री बर्न है और ऑपरेशन की जरूरत हुई है तो उस केस में जो आहार नियोजन है वह दूसरे तरीके से होता है। परंतु जब व्यक्ति रिकवरी स्टेज में होता है तो उसको आहार में अपना ध्यान लेने की बहुत जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में, पहले तो उसको त्वचा का आवरण जब तक पूरी तरह पूर्ववत ना हो जाए और जो बेसल जो मेटाबॉलिक रेट है उसका सामान्य ना हो जाए, उसके शरीर में खून की मात्रा सामान्य ना हो जाए और जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो ठीक ना हो जाए, तब तक उसका नियोजन जरूरी है। और दूसरा, व्यक्ति को संक्रमण से बचाना, क्योंकि जलने की अवस्था में शरीर की सतह जल जाती है, व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो जाता है और शरीर की जो सतह होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाती है बाहरी संक्रमण के लिए। तो इस स्थिति में शरीर को संक्रमण से बचाना भी बहुत जरूरी है। और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा जला हुआ हो तो उस स्थिति में ऊर्जा की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वह जो नॉर्मल आवश्यकताएं हैं उसका दुगने से चौगुने तक हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट होती है वह ऊतकों के क्षतिपूर्ति में, जो जले हुए ऊतक हैं उनको वापस बनाने में, शरीर को वापस से पुनः उसकी त्वचा को सामान्य करने में प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन या उच्च जैविक मूल्य वाले प्रोटीन है बहुत जरूरी हो जाते हैं। आहार में पूरक पोषण भी सम्मिलित करनी चाहिए, विशेषकर विटामिन सी और जस्ते की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। और आहार में कैल्शियम का सेवन भी अधिक होना चाहिए। तो मूलतः ताजे फल और सब्जियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं जलने की अवस्था में, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह व्यक्ति को इन्फेक्शन से बचाते हैं, बॉडी का जो हीलिंग होती है उसको जल्दी करने की में मदद करते हैं। जो रिफाइंड खाद्य पदार्थ हैं जैसे ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, इनका सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति का डाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब चीजें व्यक्ति के जो पाचन अवशोषण की प्रक्रिया है उसमें बाधा डाल सकते हैं। तो इसलिए रिफाइंड प्रोडक्ट्स का कम से कम सेवन करना चाहिए। खाने में वनस्पति तेल का प्रयोग करना चाहिए और प्रसंस्कृत वसी खाद्य पदार्थ जैसे केक, बिस्किट और तले हुए खाद्य पदार्थ, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। मादक पेय पदार्थों या कैफीन, तंबाकू, इनसे बचना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 ग्लास छना हुआ साफ फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए। जलने की स्थिति में हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन की जरूरत है, तो इस केस में अंडा और अगर शाकाहारी भोजन लें तो सोयाबीन, बड़ी और पनीर, इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। ये इन सब चीजों का सेवन व्यक्ति की स्थिति पे भी डिपेंड करता है। यदि व्यक्ति की शल्य चिकित्सा हुई हो और व्यक्ति अभी खाना लेने की स्थिति में ना हो तो उस केस में तो उसको ट्यूब फीडिंग या किसी और माध्यम से खाना दिया जा सकता है। पर जैसे ही व्यक्ति थोड़ा सामान्य हो जाए और वह खाने लगे तो अच्छा सुपाच्य भोजन व्यक्ति को देना चाहिए, जिसमें सारे जो न्यूट्रिएंट हो वो संतुलित मात्रा में हो। बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा फाइब्रस फूड भी नहीं देना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को डाइजेशन और इन सब चीजों में प्रॉब्लम हो। और आहार में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, आहार में अंडे की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और यदि व्यक्ति और ज्यादा जब रिकवरी की ओर हो, जब व्यक्ति अच्छे से खाने लगे, पाचन वगैरह ठीक हो, तो अगर मांसाहारी भोजन व्यक्ति अगर लेना चाहे तो वह भी ले सकता है। तो साथियों, आज आपने जाना कि कैसे हम ऑपरेशन की या शल्य चिकित्सा की अवस्था में और जलने की अवस्था में किस प्रकार हमें अपने आहार पे ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार हम ऐसी स्थितियों में आहार नियोजन कर सकते हैं। और आशा है कि आपने आज के इस व्याख्यान से काफी जानकारी ली होगी और मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।